Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your fourth lecture of class 12th of some P block elements. In last lecture, we have covered preparation of ammonia. After it, we have covered preparation of dinitrogen monoxide, which also called laughing gas. And nature of laughing gas is neutral and colorless. Then after, we have seen how to prepare nitrogen monoxide. So we will first cover nitrogen monoxide, then we will move further. So कैसे होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो Ag, Hg, Cu और Pb, इसका मतलब हो गया सिल्वर, मरकरी, कॉपर और लेड. इसको अगर हम इसमें से कोई भी मेटल ले लें और डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ इसका हम रिएक्ट करा दें तो हमको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है. इसका सेकंड तरीका क्या है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है, सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन हम किससे करा दें, फेरस सल्फेट से H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फेरिक सल्फेट प्लस सोडियम बाईसल्फेट प्लस H2O हमको मिल जाता है. यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में देख चुके थे हम लोग. चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ N2O3. तो N2O3 प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन जो है NO2 के साथ कराने से हम लोगों को N2O3 मिल जाता है. ये प्रिपरेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, 250 केल्विन हमने टेम्परेचर मेंशन कर दिया है. अगर टेम्परेचर आप लोगों को नहीं भी याद रहता है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, अब आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये ब्राउन कलर की एसिडिक गैस होती है. ओके, देखिए फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं कैसे NO2 को प्रिपेयर करेंगे. कोई भी मेटल ले लीजिए, एनी मेटल, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, यहाँ पे डाइल्यूट से काम नहीं चलेगा. ओके, पिछले वाले केस में जब हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना था तो हमने देखा सिल्वर और मरकरी, कॉपर, लेड का हम रिएक्शन, इसमें से कोई भी एक मेटल लेते हैं, उसका रिएक्शन HNO3 डाइल्यूट HNO3 से हम रिएक्ट कराने से हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल जा रही थी. इस केस में क्या है, इस केस में हमें कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है. कोई भी मेटल, जिंक, आयरन, कॉपर, इसमें से कोई भी मेटल हम ले लेंगे और उसकी रिएक्शन क्या करा देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 से कराने से हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा जो कि एक गैस होता है. ओके, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और ये ब्राउन कलर की गैस होती है. सेकंड मेथड क्या है इसका, अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड मेथड क्या है, एनी मेटल नाइट्रेट. कोई भी मेटल नाइट्रेट आप ले लीजिए, जैसे लेड नाइट्रेट. नाइट्रेट के बारे में मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि NO3 माइनस जो होता है उसको हम लोग नाइट्रेट आयन कहते हैं. NO3 माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, NO3 माइनस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है और लेड पे हम लोग जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है. तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को 2 नाइट्रेट आयन की आवश्यकता होगी. 2 नाइट्रेट आयन हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम लेड नाइट्रेट फॉर्म कर सकें. ऐसे ही जिंक के केस में भी होता है, जिंक की भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 नाइट्रेट आयन की हमको ज़रूरत पड़ती है. तो नाइट्रेट आयन और जिंक ये मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे देखिए होल्ड वाइज लिखा है, इसका मतलब 2 नाइट्रेट आयन की हमको ज़रूरत पड़ेगी. तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जिंक नाइट्रेट और इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट. तो कोई भी मेटल नाइट्रेट हम ले लेंगे और उसको हीट कर देंगे. हीट करने से हमें क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा. देखिए PbO मिल गया यहाँ पे, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड है. और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये PbO और O2 हमको मिल जाएंगे. बट इफ़ वी टेक NaNO3, अगर हम मेटल का नाइट्रेट लें, सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3 को अगर हम रिएक्ट करा दें 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दें, यहाँ पे रिएक्ट कराना नहीं है, यहाँ पे हीट करना है, तो NaNO2 मिल जाएगा प्लस हाफ O2 मिल जाएगा. अगर हम इसी को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे
क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो Na2O मिल जाता है और N2 + O2 और NO मिल जाता है। इस केस में हमको क्या नहीं मिलेगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट NO2 नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा में हमने मेंशन कर दिया है। सारे के सारे मेटल नाइट्रेट तो हमको इस तरह का देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन सोडियम नाइट्रेट के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बदल जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ N2O4। ओके, इसका नेचर कैसा होता है, ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड में हो सकता है, एसिडिक होता है। ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। इसका कोई कलर नहीं होता, ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो N2O4 है वो NO2 जो होता है NO2, ये NO2 का ही क्या है, एक तरीके से डाइमर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यानी कि 2 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कूल कर देंगे तो ये डाइमराइज हो जाता है, N2O4 बना लेता है, और अगर इसी को हम हीट कर देते हैं तो NO2 हमको मिल जाता है। ठीक है चलिए, ये प्रिपरेशन हो गया N2O4 का। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ N2O5। इसका नेचर कैसा होता है, ये कलरलेस सॉलिड और एसिडिक होता है इसका नेचर। ठीक है, ये कलरलेस सॉलिड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है N2O5 का, और ये कैसा नेचर इसका होता है, एसिडिक होता है। ओके, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, अगर हम P4O10 अगर हम लेते हैं और इसको रिएक्ट करा देते हैं HNO3 के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, H2PO3 मिल जाता है प्लस N2O5 मिल जाता है। ये रिएक्शन हमको N2O5 की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। इस तरह से हमको N2O5 प्रिपेयर्ड मिल जाता है। P4O10 क्या है, ये भी P2O5 का डाइमर फॉर्म होता है। P2O5 का डाइमर फॉर्म होता है, जिसकी हम रिएक्शन करा देते हैं HNO3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, H3PO4 मिल जाएगा प्लस ये N2O5 मिल जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। N2O की बात कर लेते हैं पहले। N2O कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, और जब उसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाता है, दोनों नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन के केस में आपको स्ट्रक्चर में N2O के लोन पेयर नहीं दिख रहा है। वो क्या हुआ कि 3 बॉन्ड तो इसने बना लिया, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन चौथा कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंपाउंड बनने के बाद शो नहीं किया जाता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया। और सिंपल आप बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ओके, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 2 4 2 6, 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, और जो एक्स्ट्रा आया है वो नेगेटिव के तौर पे ऊपर रहेगा यहाँ पे। ओके, चलिए फिर अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन थे। इस नाइट्रोजन को आप सोचिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 5 थे, तो तीन से तो आपस में ही बॉन्ड बना लिया। देखिए इसका लोन पेयर रह गया, लेकिन इसने लोन पेयर अपने ऑक्सीजन को डोनेट करके इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ N2O। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ NO पे मूव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NO कैसा होगा, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 से वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक होती हैं। अब ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखिए 2 2 4 2 6, एक क्या है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ओके, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप लोग जानते होंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं NO2 का। N2O का हमने देखा, NO का देखा, अब NO2 का देख रहे हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कई तरह के कंपाउंड मिलते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। आइए देखते हैं NO2 कैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है। एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे समझिए, चलिए इधर समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग NO2 को, जैसे नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर बॉन्डिंग कर लिया ऑक्सीजन से
और इसके पास कितने बच गए टोटल, 2 2 4 2 6, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 से, तो इसने 2 से इसने बॉन्डिंग की है और एक इसने लोन पेयर डोनेट किया है, यानी कि 2 2 4 2 6 एक साथ। ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, क्योंकि इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। एक से ज़्यादा भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो वहाँ पे रेजोनेंस अकर होता है और वो उसका एक से ज़्यादा भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, अभी से ये सब बातें ध्यान रखिए, आगे चल करके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें मैं ये सारी चीज़ें रेजोनेंस की समझाऊंगा। चलिए, NO2 का हम लोगों ने देख लिया। अब N2O4 क्या है, आप ये देखिए, नाइट्रोजन एक है, इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनाया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन से इसने डबल बॉन्ड इधर और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड इधर बनाया, और 2 ऑक्सीजन से इसने क्या की है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा 4 ही बॉन्ड बना सकता है, भले ही इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कभी भी ये क्या होता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाता है। 3 तो सिंपल बॉन्ड बनाता है, चौथा वाला इसका कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ये खुद ही शेयर कर देता है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बॉन्ड बनने के बाद इस तरह का एरो नहीं दिखाना है, हम लोग को सिंपल बॉन्ड बनाना होता है। तो N2O4 का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब N2O5 का जल्दी जल्दी इसको हम लोग को बस एक नज़र देखना है, अभी जो मेन स्ट्रक्चर्स होंगे वो आगे आएंगे, ठीक है। चलिए, N2O5 कैसा होगा, बस सेम वही चीज़ करना है जो ऊपर N2O4 के केस में किया, बीच में ऑक्सीजन को हम लगा देंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इधर रखा ही था। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिया था N2O4 के केस में। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एक बीच में आ जाएगा और बाकी वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और इसका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसके नेगेटिव। ओवरऑल कोई भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। इंडिविजुअल एटम पे यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, लेकिन कंपाउंड न्यूट्रल है। ध्यान रखिएगा, सारे कंपाउंड न्यूट्रल हैं। जहाँ भी आपको चार्ज दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो एक प्लस है तो एक माइनस भी है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, स्ट्रक्चर इस समझाने के लिए ये प्लस और माइनस दिखाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लिखा है, इफ़ ओनली वन एलिमेंट शेयर्स इट्स बोथ इलेक्ट्रॉन मेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर एक ही एलिमेंट क्या करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर में लगा देता है, तो वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड सोन बाई, इससे किस तरीके से शो किया जाता है, इस तरीके से एरो से। लेकिन जब भी कंपाउंड बन जाता है उसके बाद ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय क्या करते हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस दिखाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। नाइट्रस एसिड मैंने बताया था HNO2 को बोलते हैं, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, +5, और नाइट्रस एसिड HNO2 में ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, +3। ये कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर बेसिक लेक्चर जल्दी ही बनाऊँगा। अच्छा, लेबोरेटरी मेथड हम पहले सबसे क्या देखेंगे, HNO3 का लेबोरेटरी मेथड, लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लैब में हमारे पास NaNO3 लेना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा, प्लस उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, सोडियम बाई सल्फेट मिल जाता है और नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमको टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना पड़ेगा। लैब में बनाने का मेथड है, सोडियम नाइट्रेट लीजिए और H2SO4 से उसको रिएक्ट करा लीजिए, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, हमको सोडियम बाई सल्फेट मिलेगा, और HNO3 हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को 200 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें, तो NaNO3 अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रख देते हैं, तो Na2SO4 हमको मिल जाता है। ओके, Na2SO4 मिल जाता है, प्लस साथ में हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में दूसरा एक और कंपाउंड मिलेगा, जैसे हमारा H2 यहाँ पे बच गया और NO3 यहाँ पे बच गया, ये हमको अलग से कंपाउंड बना करके दे देगा। इसको हमको ध्यान नहीं रखना है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर देने पे HNO3 हमको मिल जाता है, क्योंकि हमें प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की करनी है, ये एक्स्ट्रा है ये सारी चीज़ें। चलिए, अच्छा एक चीज़ और है, HNO3 लॉन्ग स्टैंडिंग पे स्टेबल नहीं होता है। ये क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, जो कि
येलो ब्राउन गैस होता है। अगर कंटेनर में लेकर के इसको हम काफ़ी दिन के लिए छोड़ दें, काफ़ी देर के लिए, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग पे क्या रहे, स्टेबल नहीं रहेगा। ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, जिसका नेचर मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, ये येलोइश ब्राउन गैस होती है। अब आ जाते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पे। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए। स्टेप 1, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग HNO3 का प्रिपरेशन ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बात है, अभी हम लोग देखते हैं वो क्या है। पहला स्टेप क्या है, हमने अमोनिया लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे प्लेटिनम, रोडियम, RH क्या है, जैसे डी ब्लॉक के आप जब भी एलिमेंट देखेंगे तो रोहिनियम, रोडियम, इस तरीके के एलिमेंट मिलते हैं उसमें, तो ये RH रोडियम ही है। और या तो प्लेटिनम ले लें या रोडियम ले लें, दोनों के साथ अगर कैटलिस्ट की तरफ, कैटलिस्ट आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, कैटलिस्ट का काम भी होता है रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देना, कई लोग ये बताते हैं तेज कर देना, तो ठीक है, ज़रूरत जिस तरीके की होती है उस तरीके का काम करता है कैटलिस्ट। तेज भी कर सकता है रिएक्शन को, स्लो भी कर सकता है। ओके, जनरली हम लोग को रिएक्शन फास्ट करानी होती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन अगर हम लोगों को कराना है तो हम ये जानते हैं कि अमोनिया जिस देश में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है उसकी इकोनॉमी अच्छी होती है, तो अगर हमारे पास कैटलिस्ट होगा तो हम ज़्यादा जल्दी अमोनिया तैयार करा पाएंगे। यहाँ पे अमोनिया के बारे में नहीं देख रहे हैं हम लोगों को क्या बनाना है, हमारा एम क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं उसको बनाना है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें, प्लेटिनम या रोडियम कोई भी हम कैटलिस्ट ले लें और टेम्परेचर को रखें 500 केल्विन। ओके, टेम्परेचर 500 केल्विन ले लें और प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ करा देते हैं तो हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है प्लस H2O मिलता है। ये प्रोसेस 1 हो गया, ये पहला रिएक्शन है। इसको बनाने में कई रिएक्शंस एक ही स्टेप में हो जाते हैं और कई रिएक्शन 2-3 स्टेप भी ले लेती हैं, ज़्यादा स्टेप भी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमको कई स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा HNO3 ज़्यादा अच्छा यील्ड मिलता है, उसकी मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या मिला हमको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला और H2O मिला। क्या किया, अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 डिग्री केल्विन के साथ हमने करा दिया, तो ये चीज़ मिल गया। अब NO का हमको यूज है आगे। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो मिला था इसको और ऑक्सीजन दिया। अब ऑक्सीजन तो बहुत होगा, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और दिया। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NO2 क्या होता है, मिक्स हाइड्राइड होता है। ओके, चलिए ये आप ध्यान रखिए कि NO पहले सबसे क्या बना, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बना, बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिला। अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ लेंगे और ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे, हमको क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा। स्टेप 3 में यही NO2 जो मिलेगा हमें, उसको हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये जो बाई प्रोडक्ट हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, तो एक बार हमने इनिशिएशन करा दिया, अब इसका प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देखिए सेकंड स्टेप में हमको मिला, फिर यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सेकंड स्टेप बार बार हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए यहाँ से फिर से नहीं गुजरना पड़ेगा। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन हम लेंगे, रिएक्ट कराएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट करा देंगे, फिर से क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से मिलेगी। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का हम ऐसे करके बार बार क्या करेंगे, HNO3 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। ओके, हियर इफ यू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ HNO3 डज नॉट स्टॉप। अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बार बार हम लेते जाएँ इकट्ठा अलग करके, फिर से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, फिर से हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के रिएक्ट कराने पे HNO3 हमको मिलता रहेगा। ठीक है, रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जल्दी पढ़ के आप लोग इस चैप्टर को ख़त्म करिए, बहुत बेसिक चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव करेंगे। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि जिसका 11th में कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा रटिएगा नहीं चीज़ों को पढ़ते जाइए, समझते जाइए। अगर रटने के पीछे पढ़ेंगे तो आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ना है, फिज़िक्स भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, या फिज़िक्स और बायो भी देखना है साथ में,
तो मैं काफ़ी मतलब सब कुछ कवर करा दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा मतलब कोशिश करता हूँ कि एक भी चीज़ें आपसे छूटने ना पाएँ, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लोग जान लें, कम नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा लेंदी है हमारा ये जो भी है, और जल्दी जल्दी अब मैं कवर करूँगा इसे और मूव कर जाऊँगा अपने फिजिकल केमिस्ट्री पे। चलिए, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3। HNO3 की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक और नाइट्रस याद रखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें तो आप लेक्चर देखेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कई चीज़ें वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अब HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है, एक उसने ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाया, और लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो वो एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गया। अब जो एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए थे, देखिए 3 तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। यहीं पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है। रेजोनेंस होता है, हमने बोला है कि किसी भी कंपाउंड का मोर देन 1 स्ट्रक्चर हो सकता है अगर उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक में अच्छे से समझेंगे, अगर जिसको समझ में आता है ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके की चीज़ें मिल गई। पॉजिटिव कोई चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल, इस तरीके का कुछ चीज़ होता है, कई चीज़ें मिला करके, जैसे लोन पेयर पर डिपेंड करता है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर कहीं भी मिलेगा तो वहाँ रेजोनेंस होगा। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का केस यहीं समझा ही दे रहा है। देखिए, बेंजीन कुछ ऐसा होता है, मैं इसका BLN फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन 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 दिखाते हैं और फिर हाइड्रोजन लगाते हैं। तो अगर आप लोगों को BLN फॉर्म मालूम है, 11th में अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे। यहाँ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होता है, ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है। ये जहाँ पे हमने ये कॉर्नर दिख रहा है, ये सब कार्बन है। 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, यहाँ कहीं हाइड्रोजन होगा, ये चारों हर तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ठीक है ना, और जब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर मूव करेगा, तो इसको इधर आना पड़ेगा और इसको इधर जाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे, एक तरीके से ये होता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक में अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज। तो ये एक रेजोनेंस में है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसके अंदर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डी लोकलाइजेशन, मतलब वो ट्रैवल करते हैं सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? वो ट्रैवल करते हैं, जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जो भी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रैवल कर सकते हैं, अगर इस तरीके का सिस्टम मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लिया। क्या किया? इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ओके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था, इसने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई की। 4 बॉन्ड बनाना था इसको, 4 बना करके फिर से ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव इस बार। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव किया, क्या मूव किया? पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है पूरे सिस्टम पे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक्वारिजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक्वारिजिया आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, आज एक बार और देख लेते हैं। एक्वारिजिया क्या होता है? ये मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl का, ठीक है ना। दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वारिजिया। लेकिन इसमें कुछ रेशियो फिक्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम HNO3 लिए 1 ml और 1 ml हमने HCl भी ले लिया, दोनों को अगर हम रिएक्ट करा दें तो हमको एक्वारिजिया मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का कुछ फिक्स रेशियो है, अगर उसी रेशियो में मिलेंगे तो ही हमको एक्वारिजिया मिलेगा। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं? इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो है रॉयल वाटर, इसको रॉयल वाटर कहा जाता है, मतलब ये पानी का राजा है, मतलब इस तरीके का कुछ सेंस निकलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका राज है। देखिए क्या राज है इसका,
पहले कंपोजिशन समझ लीजिए। एक पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 हम एक पार्ट लेंगे, तो 3 पार्ट क्या लेंगे, HCl। किस सेंस में बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम के सेंस में। और वॉल्यूम हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल के। ओके, वॉल्यूम गैस के लिए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये किसका लॉ है, किसका हाइपोथेसिस है, ये एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस है। 11th में आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे। ओके, चलिए एक पार्ट हमने क्या लिया, बाई वॉल्यूम HNO3, और 3 पार्ट क्या लिया, HCl। यानी कि अगर हम 1 लीटर HNO3 लेंगे तो 3 लीटर क्या लेना पड़ेगा, HCl लेंगे। अगर 10 ml ये लिया HNO3 तो 30 ml क्या लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, ये हमारा मिक्सचर क्या दे देगा हमको, व्हेन HNO3 एंड HCl आर मिक्सड, एक साथ मिक्स कर देंगे HNO3 और HCl को। एक देखिए, एक पार्ट हमने वॉल्यूम का क्या लिया HNO3 और 3 पार्ट क्या लिया HCl का, तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह का कुछ कंपाउंड मिल जाता है जिसको टिंडल्स रिएजेंट बोलते हैं। नाइट्रोजन, फिर सिंगल ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल्स रिएजेंट प्लस वाटर। और हमको ये क्या मिल गया है, एटॉमिक क्लोरीन मिल गया है, एटॉमिक क्लोरीन मिल गया है। इसी का यूज है एक्वारिजिया में, सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा है। क्या हुआ है, एक पार्ट HNO3 का लिया, 3 पार्ट HCl का लिया, और हमको क्या मिल गया, एक्वारिजिया मिल गया। अब यहाँ पे NOCl बन रहा है कंपाउंड, और H2O मिल रहा है। इससे हमें को बहुत ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है। हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमको नेसेंट क्लोरीन, मतलब ये कहें एटॉमिक क्लोरीन मिल गया। तो एटॉमिक क्लोरीन क्या करेगा, जैसे पुराने समय में आप ये कहीं ना कहीं सुने होंगे कि आते थे लोग घरों पे, कहते थे सोने चांदी साफ़ करा लो, इस तरीके से कुछ मतलब साफ़ करा लो, है ना, चमक लगाते थे वो लोग। तो चमक लगाने का क्या मतलब, क्या करते थे वो लोग, वो धोखा देते थे। ठीक है ना, घर घर जा करके वो लोग इस तरीके का कुछ काम करते थे। HNO3 और HCl का उनके पास एक्वारिजिया रहता था, और उसमें क्लोरीन जो रहता था वो गोल्ड में जा करके गोल्ड को क्या कर लेता था, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता था। हम जानते हैं कि गोल्ड डिज़ोल्व नहीं होती है जल्दी, किसी भी एसिड में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है एक्वारिजिया, उसको डिज़ोल्व कर ले रहा है। अब उसने क्या किया कि आपके सोने को साफ़ नहीं किया, आपके सोने को सचमुच में साफ़ कर दिया। ठीक है, चलिए फंक्शन क्या होता है, नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये दोनों क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, किसी भी एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। इनको नोबल मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं होती है रिएक्ट करने की, इनकी टेंडेंसी नहीं होती है रिएक्ट करने की, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए तो सोने के गहने जो होते हैं वो ज़्यादा दिन के लिए पहन करके वो जल्दी उसमें क्या नहीं लगता है, उसमें जंग नहीं लगता है, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स बोलते हैं। प्लेटिनम भी इसी तरीके से नोबल मेटल होता है। अब ये दोनों क्या है, इनसॉल्युबल इन किसी भी एसिड में। ठीक है ना, अगर सिर्फ एसिड लेंगे तो ये एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, बट दे कैन बी डिजॉल्व इन एक्वारिजिया। देखिए गोल्ड और प्लेटिनम ये सब महंगे मतलब मटेरियल हैं। अब गोल्ड को डायरेक्ट हम एसिड में रिएक्ट कराएं तो नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक्वारिजिया के साथ वो क्या करता है, सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। अच्छा, रीज़न फॉर सॉल्युबिलिटी क्या है, क्यों घुल जाता है ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो इनर्ट मेटल हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, वो क्यों घुल जाते हैं, इज़ द क्या है रीज़न, लिबरेशन ऑफ एटॉमिक क्लोरीन विच फॉर्म्स अ सॉल्युबल कंपाउंड। ये जो क्लोरीन हमको मिल रहा था एटॉमिक फॉर्म में, ये क्या करता है, गोल्ड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। अब कैसे बनाता है, इसको आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्लोरीन किस तरीके से कंपाउंड और फॉर्म कर सकता है, इसके पास क्या टेंडेंसी होती है, किस तरीके से ये लाइगेंड बन जाता है, किस तरीके से आयनाइजेशन स्फीयर में भी रह सकता है। तो इसके पास दोनों टेंडेंसी, लोन पेयर भी है, और इस पर मतलब -1 चार्ज के साथ ये आयनाइजेशन स्फीयर को भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बातें हैं, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बस ये समझ लीजिए कि एक्वारिजिया में नेसेंट क्लोरीन मिलता है, और ये क्लोरीन क्या करता है, गोल्ड को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है, गोल्ड को एक ऐसे कंपाउंड में बदल देता है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, अच्छा, ये सारे मिक्सचर को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया बोलते हैं। ओके, HNO3 और HCl के मिला करके क्या प्रोडक्ट बनता है, एक्वारिजिया। कितना पार्ट, एक पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट HCl। ये बातें हो गई।
अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे होते हैं HNO3 के। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला, डाइल्यूट सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम लेस देन 20%। इसका क्या मतलब हुआ, ये वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट परसेंट, ये सब आप लोग 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब मोल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ना, इस तरीके का कुछ टर्म आता है परसेंटेज में। तो वो क्या होता है, इस चीज़ को वहाँ पे, ये थोड़ा अपने आप में ही लेंदी कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता होगा ये चीज़ें आप समझ पाते होंगे कि अगर हम 100 ml का कोई सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 20% क्या है, ये है HNO3 है, ठीक है ना, 20%, लेकिन वेट है, ठीक है, मतलब 100 ml लिया है तो 20 ग्राम क्या लिया है हमने, HNO3 लिया। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, यानी लेस देन 20% होना चाहिए, इससे कम भी होना चाहिए। इसका वेट कितना होना चाहिए 100 ml में, 20% से, यानी 20 ग्राम से कम होना चाहिए। अच्छा, क्या देख रहे हैं हम लोग, रिएक्शंस ऑफ HNO3, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम लेस देन 20%। अच्छा, रिएक्टेंट इधर क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट में कौन ले लें, Ag, Hg, Cu, Bb, ये क्या है, सिल्वर, मरकरी, कॉपर और लेड, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट। कोई भी मेटल लेंगे, जब इसका रिएक्शन हम HNO3 के साथ करा देंगे, है ना, इस सारे का अगर हम रिएक्शन HNO3 के साथ करा देंगे, HNO3 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, HNO3 अगर Ag के साथ रिएक्ट करेगा तो AgNO3 मिल जाएगा हमको, मेटल नाइट्रेट, और प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अगर Hg का रिएक्शन हम करा दें HNO3 के साथ तो मेटल नाइट्रेट यानी HgNO3 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। Cu के साथ करा दे तो CuNO3 नहीं मिलेगा, क्योंकि Cu की वैलेंसी 2 होती है। CuNO3 का होल ट्वाइस मिलेगा, मेटल नाइट्रेट उसको भी बोलेंगे, ठीक है ना, मेटल डाई नाइट्रेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉमेनक्लेचर मैं अलग से समझाऊंगा। मेटल नाइट्रेट उसको भी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉपर नाइट्रेट बोलेंगे। और लेड की भी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी, NO3 2 माइनस की, तो लेड नाइट्रेट मिलेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मतलब कोई भी मेटल ले लें और अगर हम इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा दें तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट मिल जाएगा। अच्छा, अगर हमने आयरन या जिंक के साथ रिएक्शन करा दी तो हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं मिलता है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है, प्लस मेटल नाइट्रेट मिलता है। मेटल नाइट्रेट में कैसा मिलेगा, आयरन की वैलेंसी वेरिएबल होती है, +2 भी होती है, +3 भी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जाता है। जिंक की +2 होती है, तो जिंक के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस मिलेगा, और आयरन के साथ भी वही होगा, FeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। अगर इसका थर्ड वाला ऑक्सीडेशन देखेंगे तो Fe2NO3 का होल थ्राइस, इस तरीके का कुछ मिलना चाहिए। इसकी वैलेंसी 3 है, ओके, हाँ, तो NO3 होल थ्राइस ऐसा कुछ नहीं है, FeNO3 होल ट्वाइस मिलेगा, ठीक है। मेटल नाइट्रेट उसको बोलेंगे, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। इन सारे मेटल साथ रिएक्ट किया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करेगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट हमको मिल जाएगा। अच्छा, टीन के साथ रिएक्ट करने पे ये दोनों नहीं मिलता है, टीन के साथ एक नया ही कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा, टीन नाइट्रेट मिलेगा, लेकिन HNO3 टीन के साथ, HNO3 टीन के साथ रिएक्ट करके एक इस तरह का कंपाउंड बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट इसको बोला जाता है, ओके। अमोनियम नाइट्रेट मिलता है प्लस मेटल नाइट्रेट मिल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट किस केस में मिलेगा, टीन के, टीन नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। कब मिलेगा ये, जब हमने वेट बाय वॉल्यूम लेस देन 20% लिया है, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, मेटल के साथ, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी देखिए, मैंने कहा है कि केमिकल बॉन्डिंग जिसने अच्छे से पढ़ी है उसके लिए 12th का जो भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने सॉल्यूशन भी साथ ही में लिख दिया है, समझाते चलूँगा, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है, अगर मीथेन का केस देखेंगे तो CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो इसका एक जो है S होगा और 3 बॉन्ड जो होंगे इसके P, यानी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा।
यहीं पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए और इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड सब सिग्मा होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन काउंट होता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का काउंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे पहला बॉन्ड तो इसका सिग्मा होगा, लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई, बाकी सब सिग्मा होंगे, ठीक है, सिग्मा। तो अगर इस कार्बन को देखा जाए तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3, ये नहीं काउंट करेंगे, तो इसका 1 सिग्मा की वजह से S और 2 सिग्मा और जो बचा है P2, यानी 3 सिग्मा की वजह से sp2 बनेगा। अगर यहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम ले लें और हाइड्रोजन देखें तो इंडिविजुअल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो कितना होगा, ये तो पाई होगा, ये भी पाई होगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड ही सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो एक सिग्मा इधर बनाया इसने, एक सिग्मा इधर बनाया, यानी कि ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। ओके, चलिए इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जाए, द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इन ए स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, तो किस में है, हम देखते हैं कि NO2 में, NO2 माइनस के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, ये किस में है, NO2 प्लस में है, NO2 प्लस में है। इन सारों को आप निकाल के देखिएगा, इसमें मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं समझा दूँगा। आप लोग इसको खुद निकाल करके देखिएगा कि क्या ये सही है। NO2 जो हमको मिल रहा है, N2O प्लस मिल रहा है, ये sp हाइब्रिडाइड है कि नहीं है, स्ट्रक्चर इसका बना करके आप लोग देखिएगा। ओके, चलिए अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन में जो जैसे वाटर है, ऐसे समझिए वाटर होता है ऐसा कुछ H2O, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें लोन पेयर भी होता है। अब सिग्मा बॉन्ड तो काउंट होगा तो इसका sp तो होना ही चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से एक और p में इंक्रीज आ जाएगा और 2 लोन पेयर यानी कि sp3 हो जाएगा, 1 s और 3 p, इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, जिसको हम लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके रहते हैं। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 2 क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन के मतलब कलर का ये हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो लंबे समय तक रखने के लिए येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो हम जानते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग पे HNO3 क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, वो कुछ कंपाउंड बना लेता है। अभी मैंने देखा है, तो कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। तो वो क्यों होता है, क्योंकि NO2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन में अभी आप लोगों को ये चीज़ दिखाई थी, यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है लॉन्ग स्टैंडिंग पे NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर येलोइश ब्राउन होता है। सेम वही क्वेश्चन में आ गया है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ले लीजिए, मैंने आंसर दे दिया है। इस चीज़ को निकाल के देखेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे कि जो ऑर्डरिंग है कंपाउंड्स की वो अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे पहले, फिर देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर डिक्रीज़ कर रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, NO में इसका कितना है, फिर निकालेंगे N2 में कितना है, फिर NH4Cl में कितना है, तो ये ऑर्डर मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उस पर अच्छा खासा 1 घंटे का लेक्चर दूंगा और उसमें आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे हम लोग ऐसा मेथड देखेंगे कि जल्दी से फट से 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम लगे और बिना लिखे ही, बिना स्ट्रक्चर बनाए ही हम लोग क्या निकाल लें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। अच्छा, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि किस कंपाउंड को हीट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। एकदम प्योर नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि कोई मिक्सचर ना मिले, ठीक है ना। तो हमने देखा था, पहले भी देख चुके हैं, बेरियम अजाइड उसका आंसर है। बेरियम अजाइड को हीट करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, बेरियम मिल जाता है और नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। अजाइड आयन कहाँ से आता है, हाइड्रोजोइक एसिड से आता है। HN3 जो होता है वो हाइड्रोजोइक एसिड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अपने H+ को आसानी से किसी को दे देता है और जहाँ पे भी H+ का एडिशन होगा उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा,
रिडक्शन हो जाएगा। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेरियम अजाइड क्या होता है, अगर इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। इस चीज़ को हमने पहले भी पढ़ा चुका है। अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, अमोनिया को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि एनहाइड्रस CaCl2। ये पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, आप देखेंगे पिछले लेक्चर सीक्वेंस से तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसमें से एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है ना। बेरियम अजाइड को अगर हम हीट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिल जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसको लॉन्ग स्टैंडिंग रखने पे वो एलोइस ब्राउन कलर का जो कंपाउंड का कलर आ जाता है वो क्यों होता है, तो NO2 की फॉर्मेशन की वजह से हो जाता है। ये दो क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आ जाइए फास्फोरस पे। नाइट्रोजन की सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली है, ग्रुप 15 के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्रुप 15 में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया लगभग। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ देखा है, अभी फास्फोरस पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन के पास फास्फोरस है, नाना पार्टिकल असरानी सब भिखारी, ये इसका न्यूमोनिक्स दिया था, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो अब हम लोग फास्फोरस पे आ गए हैं। आगे आप लोगों के लेक्चर सिर्फ यही जो ये 15th ग्रुप है यही लेंदी है, इसके बाद आप लोगों के बहुत ही जल्दी से कवर हो जाएंगे। इसको जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसका पी ब्लॉक समझिए एकदम क्लियर हो गया। आइए, फास्फोरस क्या होता है, 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है। ग्रुप वाइज देखेंगे तो नाइट्रोजन के नीचे मिलता है। फास्फोरस एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉप्स, इसके कई एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन के भी कई एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर, फुलरिन, ये सारे क्या हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स देखिए, P4 का एलोट्रॉप्स क्या होगा, वाइट फास्फोरस का, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और वायलेट फास्फोरस। अभी इसी की स्टडी में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के ही, तो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या है, ठीक है ना। फास्फोरस का अगर हम जो एलोट्रॉप है उसको हम एयर से क्या कर दें, रिएक्ट करा दें, तो ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है ना। वाइट फास्फोरस कैसा बदल जाता है, येलो में बदल जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अच्छा, वाइट फास्फोरस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिखाया है कि एक फास्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे 5 होते हैं वैसे इस पे भी 5 होते हैं। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इसका रीज़न है, इसके रीज़न को मैं अलग से आप लोगों को डिस्कशन करूँगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 तो इसने बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर रह गया, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर, 1 2 3 इसने बॉन्ड बनाए, इस वाले ने भी एक लोन पेयर, इस तरीके से 3 इसने बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इससे बॉन्ड बनाया है, ये इससे बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग आप लोगों को दिख रही होगी। अच्छा, ये सिंगल यूनिट P4 का जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये हाईली स्ट्रेंड होता है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 होना चाहिए, 1 s और 2 p, sp2 होना चाहिए, लेकिन हम लोग लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, तो एक लोन पेयर की वजह से sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हमने देखा है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और 3 p, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 का हम लोग जानते हैं, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो मीथेन होता है, मीथेन, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखने गए तो कुछ ऐसा मिला, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिला। इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है, टेट्राहेड्रन बोला जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है ना। ये मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान होगी आप लोगों को, मालूम होगा 11th में केमिकल मॉर्निंग में पढ़े होंगे आप। तो 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल, अगर sp3 कोई भी हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और उसका एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 107 कहीं होता है। अगर लोन पेयर है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने की वजह से
बॉन्ड एंगल कम भी हो जाता है कहीं कहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो P4 है, P4 के केस में ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि इस तरीके का कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए फ्री है, हाइड्रोजन हर तरफ फ्री है, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन देखिए अलग अलग फ्री है। यहाँ पे कोई साइक्लिक फॉर्म तो है नहीं ऐसा कहीं पे जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ देखिए कुछ आपस में चेन बना करके ऐसे हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जा रहा है? स्ट्रेंड हो जा रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल मिलता है हमको, ठीक है ना। तो हाईली स्ट्रेंड है, इसलिए क्या होगा, हाईली स्ट्रेंड का क्या मतलब, इसके जो बॉन्ड्स हैं वो जल्दी से रिएक्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। इतने 60 डिग्री एंगल पे स्टेबल नहीं होता है, ये टूटना चाहेगा। तो सिंगल यूनिट ऑफ P4 जो है हाईली स्ट्रेंड होता है, हाईली रिएक्टिव भी होगा। अगर स्ट्रेंड है तो रिएक्टिव होना इसका तय है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा जितनी ज़रूरत है। हियर एंगल शुड बी 109.28 बट इट इज़ सीन 60 डिग्री। मतलब ये हम लोग देखा गया कि ये 60 डिग्री होता है, इसको होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट या उससे आसपास। रेड फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेड फॉस्फोरस भी स्ट्रक्चर लगभग उसी तरीके का होता है। एक फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्ड कर लेता है, ये भी 3 बॉन्ड बना लेता है, ये भी 3 बॉन्ड बना लेता है, ये भी 3 बॉन्ड बना लेता है। ये यहाँ पे देखिए बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके से मैंने निकाल करके 1-2 फॉस्फोरस P4 को यूनिट को जोड़ करके यहाँ पे ऐसा कुछ निकाल दिया। ये बीच वाला जो यहाँ पे दिख रहा था PP बॉन्ड, इसको मैंने तोड़ करके यहाँ से 2 तरफ जोड़ दिया है इसमें, ठीक है ना। ये रेड फॉस्फोरस की कहानी हो गई। ये पॉलीमराइज हो जाता है। ओके, पॉलीमराइजेशन यही होता है, कई यूनिट मिल करके एक सिंगल यूनिट बना लेती है जो बहुत बड़ी चेन बन जाती है, उसी को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह आप लोगों के बनते हैं, तो इसमें भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही हम लोग जो प्लास्टिक थैला वगैरह उठाते हैं, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ही द्वारा बनता है। अच्छा, तो P4 जो है, रेड फॉस्फोरस जो है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होता है P4 का, ये नॉट स्ट्रेंड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन में तो दिखा पाना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि उसके मुकाबले इसका एंगल स्ट्रेंड कम होगा, लेस रिएक्टिव होगा, इसका रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत है, सफिशिएंट। कुछ चीज़ें इसके डिफरेंस देख लेते हैं आप, है ना। ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा वाइट और रेड फॉस्फोरस को अंडरस्टैंड करने में। डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड रेड फॉस्फोरस, चलिए वाइट इधर लिख दिया, रेड इधर लिख दिया है। वाइट के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्सी सॉलिड हैविंग अ सॉपी टच। सॉपी मतलब जैसे सोप जिससे नहाते हैं उस तरीके का कुछ टच होता है इसका। वैक्सी होता है, वैक्सी मतलब मोम वगैरह टाइप का, है ना। और रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, हार्ड पॉलीमर होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है। जैसे प्लास्टिक हार्ड होती है ना, अगर प्लास्टिक एक मोटी प्लास्टिक ली जाए तो वो बहुत हार्ड होती है, उसी तरीके से रेड फॉस्फोरस भी क्या होगा, हार्ड होगा। कैन बी कट विद अ नाइफ। अब इसको अगर वैक्सी है तो कट किया जा सकता है, और ये बहुत हार्ड है तो नाइफ से कट नहीं किया जा सकता, कांट बी कट। ओके और बातें कर लेते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है, गार्लिक लहसुन वगैरह आप लोग जानते ही हैं, गार्लिक उस तरीके का इसका कुछ स्मेल होता है। और इसका जो है नो टिपिकल ऑर्डर, इसका कोई स्मेल नहीं होता है रेड फॉस्फोरस का। ये पॉइजनस होता है और रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है। कैचेस फायर इन एयर फॉस्फोरेशन, ये क्या होता है, फायर कैच कर लेता है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है एयर में अगर हम रख देंगे तो क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा। नो एक्शन ऑन एयर अनटिल हीटेड, जब तक हीट नहीं किया जाएगा तो रेड फॉस्फोरस पे कोई एक्शन नहीं होगा, फायर नहीं होगा, इस पकड़ेगा। अच्छा, रिएक्ट्स विथ X2 विद अ पॉप साउंड एट NTP। X2 क्या होता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब भी हम लोग हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं तो उसकी जगह X लगा देते हैं, ठीक है ना। तो X2 क्या है, ये हैलोजन का कोई भी कंपाउंड, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो पॉप साउंड देगा, ठीक है ना। पॉप साउंड कैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जैसे हम लोग जिंक मेटल जो है, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब हम कैंडल लेके जाते हैं तो वहाँ पॉप साउंड आता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। रिएक्ट विथ X2 विद अ पॉप साउंड एट NTP। अच्छा, रिएक्ट ओनली व्हेन हीटेड विथ Cl2, ये भी Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जो 17th ग्रुप है हैलोजन के साथ रेड फॉस्फोरस भी रिएक्ट करता है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे। ऐसे ये तो सिंपली हीट कर लेता है और ये
जो रेड फास्फोरस होता है उसके लिए हीट करना पड़ता है। इनसॉल्युबल होता है वाइट फास्फोरस H2 मतलब वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किस में होता है CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ये इनसॉल्युबल बोथ में होता है, मतलब ना ही ये वाटर में सॉल्युबल होगा रेड फास्फोरस, ना ही ये